बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, पीपीएससी ने मुतअद्दिद पोस्ट अनाउंस की थी ईएससी लेबर डिपार्टमेंट में। ठीक, लेबर डिपार्टमेंट में जॉब्स अनाउंस की गई थी, जिसका जो टेस्ट है वो जनवरी में होने जा रहा है। तो आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, आप तैयारी स्टार्ट कर दें क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। अभी कुछ जो पोस्टें हैं, जैसे कि ईएससी मैथमेटिक्स है, अरेबिक है, इंग्लिश है, पाक स्टडी है, इस तरह की जो पोस्टें हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, उनकी अभी तक जो है वो सिलेबस अनाउंस नहीं किया गया। वो पीपीएससी जो जल्द जो है वो सिलेबस अनाउंस कर देगा। उसमें से मोस्टली जो है वो आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे कि मैथमेटिक्स है, साइंस है, या अरेबिक है, या जो कोई और सब्जेक्ट है। मोस्टली जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और उसमें कुछ जो है वो पेडागोजी से क्वेश्चन होंगे, बीएड से क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इसमें बीएड जरूरी था। तो आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करें, उससे पहले तब तक सिलेबस अनाउंस होगा, तब तक पता चल जाएगा कि और कौन कौन सी चीजें हैं। बाकी जो ईएससी जनरल था उसका सिलेबस आप सबको पता अनाउंस किया गया था। उसमें 50% जो है वो आपको पेडागोजी के क्वेश्चन आने हैं, 50 एमसीक्यूज पेडागोजी के आने हैं या बीएड के आने हैं, और 50 जो है वो आपको जीके के क्वेश्चन आने हैं। तो इस तरह ये 100 मार्क्स का जो है वो पेपर है। ठीक है, इसका सिलेबस ऐड के साथ ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था। तो हमने पहली वीडियो में पास्ट पेपर नंबर 1 सोल्व किया था, कंप्लीट सोल्व किया था। अब हम इस वीडियो में पास्ट पेपर नंबर 2 जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं, और तफसील के साथ हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के डिफरेंट एंगल से पूछ लेते हैं। तो हमने रट्टा नहीं लगाना, हमने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। हमारे पास फाइल भी मौजूद है, 6500 एमसीक्यूज की तमाम तर एमसीक्यूज जो है उसमें मौजूद हैं, जिसमें आपको 2000 पेडागोजी के एमसीक्यूज मिलेंगे, जिसमें 13 साल के पास पेपर, और बाकी जो है वो जनरल नॉलेज के होंगे, जिसमें तमाम तर टॉपिक्स होंगे। एक कंप्लीट कोर्स ईएससी जनरल का मिलेगा, और इंशाल्लाह मैं साथ स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा कि क्वेश्चन कहां कहां से आ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे पास फाइल मौजूद है, जिसमें 5 साल के ईएससी जनरल के पास्ट पेपर भी शामिल हैं, लेबर डिपार्टमेंट के पीपीएससी के। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हम चलते हैं अपने पास्ट पेपर की जानब। डियर स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन है आज पास्ट पेपर नंबर 2 का, Which among the following countries in the host of 2018 Commonwealth Games? अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कॉमनवेल्थ गेम जो 2018 में खेली गई थी, वो किस कंट्रीज ने या किस कंट्रीज ने होस्ट किया था। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 2018 में कॉमनवेल्थ गेम जो है वो खेली गई थी। अब आपको कॉमनवेल्थ गेम के बारे में ए टू जी चीजें पता होनी चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है, और इसका लेटेस्ट एडिशन जो है वो कब, क्योंकि 2000 ये हम दूसरा पास पेपर कर रहे हैं जो 2018 में आया था, तो इसलिए जो है ये 2018 का उन्होंने पूछ लिया करंट अफेयर में से। तो अभी जो 2022, 23, 24, 25 में खेली गई है उसका भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल में मौजूद है जो हमारे पास 6500 एमसीक्यूज हैं। उसका अगर क्वेश्चन नंबर 545 देखें, द कॉमनवेल्थ गेम स्टार्टेड इन विच ईयर, तो 1930 में जो है वो कॉमनवेल्थ गेम जो है वो स्टार्ट की गई थी। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। द कॉमनवेल्थ गेम ओरिजिनली नाउन एज द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, इसको हम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स भी कहते हैं, और जो इस्टेब्लिश हुई थी 1930 में, कहां पे, कनाडा में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। अगर हम इसकी मजीद डिटेल में जाते हैं, द 2018 कॉमनवेल्थ गेम ऑफिशियली नाउन एज कॉमनवेल्थ गेम्स एंड आल्सो नाउन एज गोल्ड कोस्ट 2018, इसको हम गोल्ड कोस्ट 2018 भी कहते हैं। ये जो गेम है ऑस्ट्रेलिया में खेली गई थी। आगे 2022 मैंने वो भी ऐड कर दिया, 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुई थी वो बर्मिंघम में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, और उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी होस्टेड अक्रॉस द सिटीज इन ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ द विक्टोरिया फ्रॉम 2026 की जो गेम्स हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया में होंगी। ऑस्ट्रेलिया की जो स्टेट है विक्टोरिया, वहां पे खेली जाएंगी।
ठीक है। 22 की भी आपको याद होनी चाहिए, 22 इंग्लैंड में खेली गई थी, 18 भी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स भी ऑस्ट्रेलिया में होनी है। तो ये इस तरह जो है आपने तमाम तर क्वेश्चंस की जो है एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है, तब जाके आप अच्छा स्कोर जो है वो हासिल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ विच लीडर। तो ये पूछा गया है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है ये किस की रेजिडेंस है, किसकी रहायश है। तो ये ऑप्शन ए है, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर है, यूएस प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उनकी ये रेजिडेंस है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, 549 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज लोकेटेड इन, ये कहां पे वाक़ है, ये लंदन में वाक़ है। ठीक है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, तो ये इसको हम नंबर 10 भी कहते हैं। ये किसकी है, ये रेजिडेंट ऑफिस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की है। ये देख, ये आप एक्सप्लेनेशन का पॉइंट नंबर 2 जो है बिल्कुल सेम जो है वो पेपर में आया हुआ है। इट इज लोकेटेड ऑन डाउनिंग स्ट्रीट इन लंदन सिटी। ठीक है, तमाम तर चीजें जो है वो आपको इस फाइल में मिलेंगी। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, चूज द करेक्ट प्रोनाउंस द स्टूडेंट हुज। यहाँ पे बड़ा सिंपल क्वेश्चन इंग्लिश का पूछे, क्योंकि 2-4 इंग्लिश के क्वेश्चन भी आने, क्योंकि 50 आपको एमसीक्यूज आने हैं जनरल नॉलेज का, जिसमें से यही तकसीम कर करके आपको 5-7 इंग्लिश के, 5-7 जियोग्राफी के, जनरल नॉलेज के, इसी तरह करंट अफेयर के, इस तरह मिला के जो है 50 नंबर बढ़ने हैं। तो द स्टूडेंट्स whose test grades were low had to come back after school for an extra lesson। तो इसका जो राइट, और ये उन्होंने बताया था, इसमें से ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। ठीक है, इनमें से बताना कि राइट जो प्रोनाउन बनता है तो वो हुज है, विच तो नहीं आएगा ना, हुज आएगा। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इंग्लिश के एमसीक्यूज भी हमारी फाइल में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइम। साइम इज एन ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री। तो ओल्ड कंट्रीज के हवाले से आपको ओल्ड नेम्स और न्यू नेम्स आपको आने चाहिए। एक आधा क्वेश्चन जरूर जो है वो पेपर में पूछ लेता है पीपीएससी। ठीक है, तो इसका जो साइम जो है वो थाईलैंड का जो है वो नाम है पुराना। ठीक है, और ये तफसील के साथ इसी फाइल में ओल्ड क्वेश्चन नंबर 864 देखिएगा, मैंने अलग पोर्शन बनाया हुआ है ओल्ड नेम और न्यू नेम का। प्रेजेंट नेम क्या है, ओल्ड नेम क्या है और किस ईयर में इसको चेंज किया गया। ठीक है, थाईलैंड अभी पहला ही उन्होंने पूछा हुआ है, तो इसका ओल्ड नेम क्या था, साइम, अभी पूछा गया पेपर, और ये कब हुआ था, 1949 में। इसी तरह माली है, मलावी है, जम्बिया है, ये तमाम बांग्लादेश है, श्रीलंका, तमाम के तमाम ओल्ड नेम और कब कब चेंज हुए हैं वो तमाम तफसीलात इस फाइल में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये फाइल चाहिए, 6500 MCQs इसमें मौजूद हैं मुकम्मल तैयारी के साथ। 5 साल के आपको इस फाइल में पास पेपर मिलेंगे और इसमें 50% जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस और इसके साथ 50% जो है वो पेडागोजी के। आल टॉपिक्स बीएड के होंगे, जिसमें पेडागोजी के वो तमाम टॉपिक्स जो पीपीएससी पूछता है। इसी तरह जनरल नॉलेज के आल टॉपिक्स, जिसमें करंट अफेयर है, जियोग्राफी है, इंग्लिश है और इसके साथ जनरल नॉलेज है, साइंस है, कंप्यूटर है, उर्दू है, ये 10-11 टॉपिक्स बनते हैं। अगर आप, और इसके साथ साथ 5 साल के पास्ट पेपर भी इसमें मौजूद हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए, 030390999856 एक ये नंबर है, 0313 2 नंबर है, दोनों नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद हैं। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको इस फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पास पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला वाज रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजनर इन। ये नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल हुई थी। ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है, ये फाइल में तमाम तर क्वेश्चन मौजूद है। 27 साल जो है इसको जेल हुई थी। ये साउथ अफ्रीका के जो है ये ब्लैक प्रेसिडेंट भी हैं और इनको 27 साल कैद हुई थी। और ये कब रिलीज होते हैं कैद से,
1990 में। ठीक है, उसके बाद फिर आप सब जानते हैं इनका नाम जो है वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, और 18 जुलाई को मंडेला डे भी मनाया जाता है यूएन की जानब से। ठीक है, मुकम्मल तफसीलात आपको इसी तरह इंशाल्लाह मिलेगी। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो पास पेपर का हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO लोकेटेड। तो ये पूछ रहा है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका जो ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका जो है वो ऑफिस मौजूद है, किसका, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी एक तफसील के साथ इसी फाइल में 551 नंबर क्वेश्चन देखेगा। हेडक्वार्टर तो कहाँ पे वाक़या है, मॉन्ट्रियल कनाडा में वाक़या है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में अगर आप जाएंगे तो ये आपको ये भी बताएंगे कि कब इसको जो है वो बनाया गया था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को, और इसके साथ साथ इसको फंक्शनल कब किया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़या है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, जिसमें अरबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। ये तमाम तर एक्सप्लेनेशन इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन जो है वो जरूर घुमा शुमा के पूछ लेते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन वाले। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज कंसीडर एज द आइकॉनिक स्क्वैश प्लेयर ऑफ पाकिस्तान। बड़ा इजी और ये पास पेपर में मुतअद्दिद बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। जहांगीर खां जो है ये एक बहुत अच्छे प्लेयर थे पाकिस्तान के। ठीक है, स्क्वैश प्लेयर थे, क्रिकेट की नहीं, फुटबॉल हॉकी में नहीं, ये स्क्वैश प्लेयर थे पाकिस्तान के, बहुत अच्छे, दुनिया के माने जाने जो है ये एक प्लेयर थे। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड इन। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़या है, तो वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पे हेडक्वार्टर वाक़या है किसका, वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों ही जो है इनके हेडक्वार्टर जो हैं ये वाशिंगटन डीसी में वाक़या है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली PPSC ने पूछा हुआ था IMF का, तो इसका भी हेडक्वार्टर और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में वाक़या है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी 237 नंबर अगर आप क्वेश्चन चेक करेंगे तो वो आपको मुकम्मल तफसीलात बताएगा वर्ल्ड बैंक की। व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन वर्ल्ड बैंक, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक, IMF के साथ आपको पता पाकिस्तान अभी भी कर्जा ले रहा है, अभी भी उसके प्रोग्राम में है। तो वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान कब ज्वाइन करता है, एक बात याद रखें, वर्ल्ड बैंक को और IMF को दोनों को पाकिस्तान जो है वो 1950 में ज्वाइन करता है। वर्ल्ड बैंक 1950 और पाकिस्तान ने IMF को भी 1950 में ऑफिशियली ज्वाइन किया था। अब वर्ल्ड बैंक कब इस्टेब्लिश होता है, वर्ल्ड बैंक 1944 में इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है वो इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है वो उसी के दौरान जो है वो वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया जाता है। इसके टोटल मेंबर है 189 मेंबर है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में वाक़या है, वाशिंगटन DC USA। इसी तरह IMF मुकम्मल तफसीलात आपको एक एक क्वेश्चन की तफसीलात इंशाल्लाह इसी नोट्स में मिलेगी। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द करंट स्टेट ऑफ लुसिनिया वाज परचेज्ड बाय द US फ्रॉम, यानी कि लुसिनिया जो स्टेट है एक अमेरिका की स्टेट है, अमेरिका की टोटल 50 स्टेट्स है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। तो इसका ये पूछ रहे हैं जो लुसिनिया स्टेट है ये अमेरिका ने किस कंट्री से परचेज की थी, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो फ्रांस है, ये इन्होंने फ्रांस से परचेज की थी। ये क्वेश्चन भी तफसील के साथ इसी फाइल में मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 552। अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, फ्रॉम विच कंट्री डिड USA परचेज अलास्का एंड हवावे टू मेक इट्स 50 फेडरेटिंग स्टेट इन 1867। तो अलास्का और हवावे जो स्टेट हैं ये अमेरिका ने कहां से खरीदी है, किधर से परचेज की है, रशिया से। ठीक है, कब की है, 1867 में। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो ये दो स्टेट है, तीसरी है लुसिनिया जिसका अभी पेपर में पास पेपर में लेबर के पास पेपर में क्वेश्चन अभी हमने किया है। तो ये 1803 में थॉमस जेफरसन जो थे इनके प्राइम मिनिस्टर थे, इनके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खरीदी है 1803 में। और 1867 में जो है वो अलास्का और हवावे खरीदी की है, कहां, किससे, रशिया से।
उसके बाद फ्लोरिडा जो है ये स्पेन से खरीदी गई है 1819 में। ठीक, 4 स्टेट्स हैं, चारों स्टेट जो है कहां कहां से खरीदी गई, कब कब खरीदी गई और कौन सा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट था यूएसए का, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। एक ही क्वेश्चन में आपके 4-5 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए। ठीक है, और अभी उन्होंने दे दी है ना, फ्रांस लुसिनिया स्टेट खरीदी गई थी, मे भी वो आने वाले पेपर में आपसे ये पूछ रहे अलास्का कहां से खरीदी गई थी, किससे खरीदी गई थी। ठीक है, ये चारों स्टेट जो हैं अमेरिका ने खरीदी थी, स्पेन से, रशिया से और फ्रांस से। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस बाय बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिपोर्टेड स्पीच। यू said to your father please grant him leave for some time। तो इसका बी ऑप्शन देखिएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, आप रिक्वेस्ट करेंगे ना उनके फादर से कि इसको जो है वो लीव दे दे, योर फादर टू ग्रांट हिम लीव फॉर सम टाइम्स। ठीक है, रिक्वेस्टेड आएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन जो है वो जो समंदर के जो किनारे पे जो पट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा जो है वो बलूचिस्तान में वाक़ है, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक तफसील के सबसे दुनिया की सबसे लंबी जो है वो कनाडा में है कोस्टल लाइन। ये क्वेश्चन 553 नंबर क्वेश्चन अगर चेक कीजिएगा, विच प्रोविंस पाकिस्तान हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, बलूचिस्तान। सेम क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, the maximum part of Pakistan coastline located in Balochistan, length of coastline 800 km in Balochistan, the coastline of Pakistan is bifurcated into 2 parts, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई थी। एक कोस्टल सिंध में भी आपको पता है कि समंदर लगता है और बलूचिस्तान में भी लगता है। तो सिंध जो कोस्ट है वो 270 किलोमीटर है और मकरान कोस्ट जो बलूचिस्तान में है वो 720 किलोमीटर लगता है। इसी तरह जो न्यू लेंथ है कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान की वो 1058 किलोमीटर है। तो इसी तरह आपने इसको चेक करना है। अगर ओवरऑल कोस्टल लाइन की पाकिस्तान का पूछ ले तो 1058 किलोमीटर है। अगर इसी तरह पूछ ले कि सबसे लंबी कोस्टल लाइन पाकिस्तान के किस सूबे में है, वो बलूचिस्तान में है। सिंध में भी है, कितनी है, 270। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पहली चीज आप याद रखिएगा, 4 गवर्नर जनरल रहे हैं पाकिस्तान के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और चौथा। क्यों, अब टोटल 4 ही थे, अब ये लास्ट पूछ रहा है, इट मींस के 4th पूछ रहा है। गवर्नर जनरल पाकिस्तान के कौन है, वो मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लास्ट और पहले गवर्नर जनरल रहे हैं। सॉरी, पहले प्रेसिडेंट और लास्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में एक तफसील के साथ मौजूद है। अगर आप इसको चेक कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 160, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पहले जो है वो कायदे आजम है, दूसरे जो है वो ख्वाजा नाजमुद्दीन है, तीसरे हैं गुलाम मोहम्मद वाज द 3rd गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और लास्ट और 4th, ये देखो ना, लास्ट भी है और 4th भी है, अभी जो पेपर में पूछा गया वो है सिकंदर मिर्जा साहब। ठीक है, और सिकंदर मिर्जा साहब लास्ट गवर्नर जनरल भी है और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। जो है ये ब्लीचिंग, ये साइंस के भी जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। साइंस की फाइल के एमसीक्यूज भी इसी फाइल में मौजूद हैं, तो इसका ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये हम पास पेपर नंबर 2 लेबर डिपार्टमेंट ESE जनरल का हम सोल्व कर रहे हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डज टापे गैस पाइपलाइन स्टैंड फॉर। TAPI, ये एक गैस पाइपलाइन एक एग्रीमेंट था जिसमें 4 कंट्री थे, जिसमें पहला है तुर्कमानिस्तान, और T से तुर्कमानिस्तान, A से जो है अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान और I से इंडिया। तो इसी तरह C इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में तफसील के साथ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 547 अगर हम देखें तो, टापे गैस पाइपलाइन वाज इनॉग्रेटेड जॉइंटली बाय लीडर्स ऑफ 4 कंट्रीज ऑन 23 Feb 2018। 2018 में टापे गैस पाइपलाइन जो है वो इसका इनॉग्रेट किया गया था, जिसमें 4 कंट्री हैं
पहला तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। टापे स्टैंड फॉर ये 4 कंट्रीज हैं। वर्क ऑन अफगान सेक्शन बिगन इन फेब 2018। ठीक है, इसको हम आल्सो नोन एज ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन भी कहते हैं। टापे की जो दूसरा नाम है वो ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन भी। ये एक तफसील के साथ क्वेश्चन है, मे भी वो आने वाले पेपर में 2018 पूछ ले। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ की फाइल भी जो एमसीक्यूज भी है वो इसी फाइल में मौजूद है। इफ 7/21 ऑफ अ नंबर इज 6, व्हाट इज द 14/21 ऑफ दैट नंबर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 12, बी इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प द कायदे आजम इन प्रिपरेशन ऑफ 14th पॉइंट या 14 निकात जिसको हम कहते हैं, वो कायदे आजम ने 1929 में दिए थे। किसके जवाब में दिए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। 1929 में 14 निकात दिए थे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कायदे आजम को 14 निकात की तैयारी के लिए किसने हेल्प की थी। वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब जो है इन्होंने मदद की थी 14 निकात की प्रिपरेशन के हवाले से। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी इसी फाइल में मौजूद है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 59 चेक कीजिएगा, हु कन्विंस्ड कायदे आजम टू ज्वाइन मुस्लिम लीग। कायदे आजम को मुस्लिम लीग ज्वाइन करवाने में भी किसने कन्विंस किया था, वो भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने किया था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने एक मुस्लिम लीग ज्वाइन करवाने में भी कायदे आजम को कन्विंस किया था। और 14th जो पॉइंट थे कायदे आजम जो 1929 में दिए थे उसमें भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने ही कायदे आजम को जो है वो तैयारी के हवाले से 14 निकात की तैयारी के हवाले से मदद की थी। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है ये क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। अ शॉपकीपर बाइस अ वॉच फॉर RS 350, यानी कि 350 में एक शॉपकीपर जो है एक घड़ी खरीदता है एंड सेल जो सेल करता है वो 392 में। फाइंड हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। प्रॉफिट का फार्मूला भी आपको आना चाहिए और इसके बाद लॉस का फार्मूला इन परसेंटेज में। ये आपको अगर फार्मूले आते हैं तो आप जो है इनकी डिजिट्स वगैरह जो है ये जो रकमें हैं ये पुट करके आप आसानी के साथ जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो डिजिट्स चेंज होती रहती हैं, फार्मूला तो सेम ही रहता है। ठीक है, थोड़े से जो कंसेप्ट हैं वो इंशाल्लाह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मैं वहां भी शेयर करता रहूंगा ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए डाटा के हवाले से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है 12%। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इन विच ईयर फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड। फीफा के हवाले से भी मैं आपको बार बार कहता हूं कि जितनी भी गेम्स हैं बहुत सी क्वेश्चंस आते हैं। तो फीफा जब पहला जो एडिशन था फीफा वर्ल्ड कप का जो 1923 में हुआ था, किसने जीता था ये भी आपको आना चाहिए। और कहां पे ये जो है वो मुनक्कद हुआ था, कहां पे खेला गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। फीफा के हवाले से मुकम्मल तफसीलात इस फाइल में मौजूद है। फीफा का 22वां एडिशन जो अभी रिसेंटली जो है हुआ था 3 साल पहले, अभी 26 में होना जा रहा है। 506 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच कंट्री होस्टेड 2022 फीफा वर्ल्ड कप। कतर ने किया था। ये दूसरा इस्लामिक कंट्री है या एशिया का कंट्री है जिसने जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वहां पे होस्ट हुआ था। और फीफा के हवाले से ये 22वां एडिशन था जो 2022 में हुआ था। और इसमें कब हुआ था, 20 नवंबर था 18 दिसंबर 2022 कतर में हुआ था। 64 मैच हुए थे। फर्स्ट एशियन सिटी होस्ट फीफा वर्ल्ड कप साउथ कोरिया एंड जापान जो है जो पहले थे, और उसके बाद जो दूसरा है वो कतर है एशिया का दूसरा। पहला जो एशिया कंट्रीज ने होस्ट किया था फीफा वर्ल्ड कप वो साउथ कोरिया और जापान है। ये दोनों भी एशियन कंट्री हैं। पहला इधर हुआ था, अब दूसरा जो है वो कतर में हुआ 2022 में। इसी तरह फीफा वर्ल्ड कप किसने 22 में जीता था, अर्जेंटीना ने। अब 26 में कहां पे होगा, ये तमाम तफसीलात इसी फाइल में मौजूद हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द होस्ट मेंबर ऑफ वार्सा पैक्ट वाज। वार्सा पैक्ट जो है वो किस कंट्री ने किस मेंबर कंट्री ने होस्ट किया था, वो पोलैंड है। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, पोलैंड वार्सा पैक्ट के हवाले से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन वाटर।
ठीक है, तो सेपरेशन के हवाले से ये पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो ये इलेक्ट्रिसिटी है, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है ये उर्दू का क्वेश्चन। हाँ, उर्दू ड्रामे का आगाज किसने किया? तो आगा हशर काश्मीरी साहब जो हैं इन्होंने उर्दू ड्रामे का आगाज किया था। ठीक है, उर्दू के भी 5-6 क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह जरूर आएंगे, उर्दू ग्रामर के हवाले से भी, और ये जो डिफरेंट जो ड्रामा निगार है, नावल निगार है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आते हैं। चाचा चिकन के मुसन्नफ का नाम क्या है? ये चाचा चिकन के मुसन्नफ का नाम जो है वो इम्तियाज अली ताज साहब हैं। इम्तियाज अली ताज जो है वो चाचा चिकन के मुसन्निफ हैं। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, क्योंकि उर्दू की फाइल भी इन्हीं नोट्स में मौजूद है। किताब, ये किताब है चाचा चिकन, उसके मुसन्निफ कौन है? तो इम्तियाज अली ताज साहब है। 371 नंबर उर्दू का ये क्वेश्चन है, 371 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अलिफ नून किसका मशहूर ड्रामा है? कमाल अहमद रिजवी का। अलिफ नून जो है वो एक मशहूर ड्रामा कमाल अहमद रिजवी साहब का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे वो जो जनरल नॉलेज के हवाले से थे। 50 जो एमसीक्यूज आते हैं जिसमें साइंस भी के, मैथमेटिक्स के, जनरल नॉलेज के, जियोग्राफी के और इस्लामियात के, ये तमाम कर जो है ये 50 एमसीक्यूज जो हैं ये इधर से आते हैं। अब जो है जो 50 एमसीक्यूज हैं वो आपको पेडागोजी से आने हैं। अब जो दूसरा पोर्शन है 50% वो पेडागोजी का हम सोल्व करने जा रहे हैं। पेडागोजी या बीएड ये सेम ही है, किसी को पेडागोजी का नहीं पता या बीएड, ये बिल्कुल सेम है। पेडागोजी या प्रोफेशनल या बीएड ये तमाम के तमाम से। अब हम जो पोर्शन है 50% जो पास पेपर में आया था क्वेश्चन, पास पेपर नंबर 2 लेबर डिपार्टमेंट ईएससी जनरल का, वो हम सोल्व करने जा रहे हैं। ये दूसरी पोस्टों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो मैथमेटिक्स की हैं, साइंस की पोस्टें ईएससी हैं या कोई और भी है जिसमें पेडागोजी का पोर्शन आता है, उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें जो क्वेश्चन है, द टर्म इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग रेफर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है इंडक्टिव मेथड का और डिडक्टिव मेथड का। ये दो अप्रोचेज हैं, इंडक्टिव मेथड या डिडक्टिव मेथड, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लिख के देता हूं, एक क्वेश्चन जरूर, कभी कभार 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, घुमा शुमा के, तो एक क्वेश्चन तो मस्ट है, ये मेरी बात आप लिख लें। तो इंडक्टिव मेथड जो है ये कहां रेफर करता है, कहां से कहां तक? ये जनाब स्पेसिफिक टू जनरल जाता है, खास से आम की तरफ जाता है इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड जो है वो आम से खास की तरफ जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आम से खास की तरफ डिडक्टिव मेथड जाता है और इंडक्टिव मेथड जो है वो खास से आम की तरफ जाता है। स्पेसिफिक टू जनरल इंडक्टिव मेथड, जनरल टू स्पेसिफिक वो डिडक्टिव मेथड। तो अभी इंडक्टिव मेथड का पूछा गया है इस पेपर में। इंडक्टिव मेथड जो है वो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल जाता है, बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी तफसील के साथ पेडागोजी की जो फाइल कर लेगा स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वो 50 के 50 एमसीक्यूज जो है वो सोल्व करेगा इंशाल्लाह। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड या इंडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव रीजनिंग, ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसी फाइल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 740 के करीब इंडक्टिव मेथड, ये देख ले। पहला इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला जो इनका डिफरेंस है, इंडक्टिव मेथड जो है स्पेसिफिक टू जनरल जाता है, अभी जो ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, और डिडक्टिव मेथड जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। इसी तरह दूसरा जो डिफरेंस है, नाउन टू अननोन जाता है इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड अननाउन टू नोन, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये बात याद रखिए, एक तफसील के साथ ये मैंने एक चार्ट बना दिया है ताकि आपका कोई क्वेश्चन इंडक्टिव मेथड का और डिडक्टिव मेथड का मिस ना हो। इसी तरह नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है पेडागोजी का ईएससी जनरल के पास पेपर में, द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ अ स्कोर इज कॉल्ड, तो इसको हम मीन कहते हैं। मोड किसे कहते हैं, मीडियन किसे कहते हैं, अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये तमाम तर मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, इसको आपने जरूर याद रखना है। तो जो अर्थमेटिक एवरेज है उसके स्कोर को हम मीन कहते हैं, यही इसका राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी तफसील के साथ इसी फाइल में मौजूद है। 308 नंबर अगर आप क्वेश्चन चेक कीजिएगा, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग ऑफ सम ऑफ द स्कोर बाय देयर नंबर इज कॉल्ड मीन। थोड़ी सी स्टेटमेंट आगे पीछे होती है, परेशान होने की कोई बात नहीं, कंसेप्ट क्लियर करें।
दूसरा है द नंबर ऑफ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ स्कोर बाय देयर नंबर, तो सेम क्वेश्चन है मीन। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, वी कैन से इन सिंपल वर्ड अर्थमेटिक एवरेज, ठीक है, ऑफ द वैल्यू इज कॉल्ड, जो अर्थमेटिक एवरेज होती है उसकी वैल्यू को हम मीन कहते हैं। मैंने नीचे एग्जांपल भी दी हुई है मीन की, मीडियन की, मोड की, तमाम तर तफसीलात के साथ, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, अगर आपको ये फाइल चाहिए 6500 MCQs की ये फाइल है, आप खुद चेक कर सकते हैं कितने MCQs इस फाइल से जो है वो रिपीट हो रहे हैं, जिसमें 5 साल के पास पेपर हैं। जनरल नॉलेज का 50% जो आपको जनरल नॉलेज आना है, 50% आपको पेडागोजी आनी है। जनरल नॉलेज के तमाम तर टॉपिक्स, पेडागोजी के तमाम तर टॉपिक्स जो है इसी फाइल में मौजूद हैं। आपने खुद चेक कर लिया कितनी मेहनत के साथ हमने फाइल को कंपाइल किया, हर सिंगल क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी साथ लिखी है। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856 0313 47 45 525 ये दोनों नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद हैं। आप व्हाट्सएप पे कीजिएगा, आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मिल जाएगी। ये थोड़ी सी पेड है क्योंकि हमने मेहनत की हुई है इसके हवाले से। आगे हम चलते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी रिप्रेजेंटिंग अ क्वालिटेटिव चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ थॉट ऑफ बिहेवियर, वन टाइप थॉट ऑफ बिहेवियर टू अनदर इज एट्रीब्यूटेड टू। तो जनाब जीन पियाजे साहब जो हैं इनकी एक कॉग्निटिव थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहती हैं, जिसकी 4 स्टेजेस हैं। ये उधर से क्वेश्चन लिया गया है। पियाजे की थ्योरी में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो जरूर पेपर में आएंगे, ये मेरी बात नोट कर ले। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, हमारा खुद का 7 साल का एक्सपीरियंस है। इंशाल्लाह हम आपके साथ कोई गलत बयानी नहीं करेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन पियाजे की थ्योरी में से जरूर आएंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इसकी थ्योरी है जिसकी 4 स्टेजेस है, 4 स्टेजेस हैं। चारों स्टेजेस कभी पूछ लेता है, कभी स्टेजेस के अंदर से क्वेश्चन कर लेता है। और इसकी 3-4 मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम एसिमिलेशन भी कहते हैं, अकोमोडेशन भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम भी कहते हैं और स्कीमा भी कहते हैं। इधर से एक आधा क्वेश्चन भी जरूर पेपर में आता है। तो मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं 2 से 3 क्वेश्चन इसकी थ्योरी से आएंगे। आपने इसी फाइल में मुकम्मल तफसीलात के साथ इसकी थ्योरी मौजूद है और हम ग्रुप में भी इंशाल्लाह वो डाटा सेंड करते रहेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इन मैस्लो हायरार्की नीड्स द नीड ऑफ लव, अफेक्शन एंड एक्सेप्टेंस इज आ। तो जनाब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मोटिवेशनल बंदा है मैस्लो, उसकी एक थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। उसमें ये पूछ रहा है द नीड ऑफ लव, अफेक्शन एंड एक्सेप्टेंस ये किस में आता है। इसके इसने 5 दी हैं, जो मोटिवेशन जो हायरार्की ऑफ नीड्स है वो 5 दी हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन रहा है ना लव, अफेक्शन और एक्सेप्टेंस का, वो है सोशल नीड्स। क्योंकि सोशल में हम क्या करते हैं, लव अफेक्शन होते हैं, दूसरे के साथ अफिलेट होते हैं, एक्सेप्टेंस करते हैं सोसाइटी को, बच्चों को, ग्रुप में जो भी होता है। तो ये सोशल नीड्स है। इसकी 5 नीड्स हैं। इसकी थ्योरी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है। इसी फाइल में कंप्लीट इसकी थ्योरी मौजूद है। मैस्लो प्रमोटेड 5 स्टेजेस ऑफ मोटिवेशन। कौन कौन सी हैं? पहली तो है इसकी फिजियोलॉजिकल नीड है, दूसरी सेफ्टी नीड्स है, तीसरी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया, लव एंड बिलोंगिंगनेस, इसको हम सोशल नीड भी कहते हैं। चौथी है स्टीम नीड्स है और 5वीं है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और सबसे हाईएस्ट जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ये मुतअद्दिद बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है कि मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है वो उसका सबसे हाईएस्ट नीड कौन सी है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर आप इसको तफसील के साथ पढ़ें, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए अपलोड करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द एबिलिटी ऑफ अ स्केल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर व्हाट इज इंटेंड टू मेजर इज कॉल्ड। यानी कि जो टेस्ट या जो स्केल या जो पैमाना जिस एबिलिटी को मेजर करने के लिए बनाया गया हो उसी को ही मेजर करे तो उसको हम कहते हैं वैलिडिटी। आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, जो पैमाना, जो टेस्ट या जो स्केल जिसकी एबिलिटी को मेजर करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमने बच्चों की इंटेलिजेंस को मेजर करना है तो उसके लिए जो हम पैमाना बनाएंगे वो बच्चों की इंटेलिजेंस को ही मेजर करे, ना कि वो दूसरी को मेजर करना शुरू कर दे, उसकी फिजिकल नीड्स को मेजर करना शुरू कर दे। नहीं, हमने उसकी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए पैमाना बनाया है तो वो उसी बच्चे की इंटेलिजेंस को ही मेजर करे तो उसको हम कहते हैं वैलिडिटी। ठीक है,
ये क्वेश्चन भी, इसकी टाइप्स भी हैं, वो भी उधर से भी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। 363 नंबर क्वेश्चन अगर आप चेक करेंगे, द टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द असेसमेंट मेजर्स दैट इंटेंड टू मेजर, यानी कि जो असेस करने के लिए पैमाना बनाया जाता है उसी को ही मेजर करे तो उसको हम वैलिडिटी कहते हैं। इसकी बहुत सी आगे टाइप्स हैं, ये तफसील भी मैंने लिखी हुई है वैलिडिटी की, ताकि आपके लिए ईजी रहे। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पास पेपर नंबर 2 का, विच इज द मास्टर इमोशन। मास्टर इमोशन के बारे में कुछ पूछा गया, तो फियर जो है ये मास्टर इमोशन है। ये सारे इमोशन है, हैप्पीनेस भी, वरी भी, एंगर, ये तमाम के तमाम इमोशन है, लेकिन इन सब में से मास्टर इमोशन कौन सा है, वो फियर है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द मास्टर इमोशन। तो फियर बिल्कुल सेम क्वेश्चन, अगर आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, मास्टर इमोशन फियर है और बेसिक बॉन्ड मोशन लव एंड फियर है। ये भी आपको जरूर आना चाहिए। बेसिक बॉन्ड इमोशन जो है वो लव एंड फियर है और मास्टर इमोशन जो है वो फियर है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड इन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी से। तो फर्स्ट एजुकेशन जो कॉन्फ्रेंस है ये कराची में हुई है 1947 में। ये क्वेश्चन भी तफसील के साथ इसी फाइल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर पहला ही तकरीबन 948 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हमने अलग अलग फाइल में तमाम तर क्वेश्चन जो हैं वो तमाम तर टॉपिक्स कंपाइल किए हुए हैं, जैसे कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज हैं। ठीक है, इसमें कुछ 8-10 पॉलिसीज हैं, वो तफसील के साथ बयान की गई। इधर से भी 3-4 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कॉन्फ्रेंस 1947 वाज हेल्ड इन कराची। ठीक है, ये कराची में भी थी। इसकी सुपरविजन किसने की थी, कायदे आजम ने। और उस वक्त के जो चेयर प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे फजलुर रहमान साहब। ठीक है, तो इसी तरह ये एजुकेशन पॉलिसी से भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एजुकेशन पॉलिसी का भी पेडागोजी का हिस्सा है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द टेस्ट दैट रिक्वायर्स ऑल टेस्ट टेकर्स टू आंसर द सेम क्वेश्चन और द सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द कॉमन बैंक ऑफ क्वेश्चन इन द सेम वे, यानी कि ऐसा टेस्ट जिसमें सेम क्वेश्चन हो, सेम उसका जो है वो डाटा बैंक हो, और उसमें जो टेस्ट देने वाले हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिख दें, तो उसको हम ऐसे टाइप टेस्ट कहते हैं। ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट हैं, इधर से भी एक आधा क्वेश्चन पेपर में आता है। ये असेसमेंट है, एजुकेशन असेसमेंट एंड मेजरमेंट से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन 390 नंबर, अगर क्वेश्चन नंबर चेक कीजिएगा, इन विच टेस्ट आइटम आर दूज हु कैन आंसर बाय वर्ड, फ्रेज और नंबर और सिंबल। ऐसे टेस्ट जिसमें हम कोई वर्ड्स लिखते हैं, कोई फ्रेज लिखते हैं, कोई नंबर्स लिखते हैं, उसको हम सप्लाई टेस्ट कहते हैं। सप्लाई टेस्ट में शॉर्ट आंसर और ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्टिव में हम सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी तफसील के साथ इसी फाइल में मौजूद है। नेक्स्ट होते हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। साइको एनालिसिस का सिगमंड फ्रॉइड साहब जो है, बी इज द राइट ऑप्शन। सिगमंड फ्रॉइड जो है वो साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिक के फादर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी तफसील के साथ हमारी इसी फाइल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 124 फ्री एसोसिएशन टेक्निक। ये क्वेश्चन भी मुतअद्दिद बार पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हुआ है। फ्री एसोसिएशन जो है वो किसके साथ एसोसिएट करती है, साइको एनालिसिस के साथ जो है वो एसोसिएट करती है। अब अगर आप पढ़ेंगे, फ्री एसोसिएशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ साइको एनालिटिकल थेरेपी, और ये किसने दी है, ये देखो, सिगमंड फ्रॉइड इज द फादर ऑफ फ्री एसोसिएशन या साइको एनालिटिकल या साइको एनालिसिस। ठीक है, ये तीनों सेम नाम है, ये आपने जरूर याद रखना। कभी साइको एनालिसिस दे देता है, कभी वो साइको एनालिटिक दे देगा, कभी फ्री एसोसिएशन दे देगा। इन तीनों के जो फादर हैं वो सिगमंड फ्रॉइड साहब। इसी के साथ आप खुद चेक कर लें कितनी मेहनत के साथ इस फाइल को कंपाइल किया गया। हम नेक्स्ट चलते हैं, विच टाइप ऑफ काउंसलिंग द काउंसलर प्रिस्क्राइब द सोल्यूशन और द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द पीपल्स इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग। ये डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है, ये काउंसलिंग की 2 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स है। इक्लेक्टिक काउंसलिंग भी कहते हैं, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग भी कहते हैं, डायरेक्टिव काउंसलिंग भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है जिसमें जो काउंसलर होता है वो तमाम तर सोल्यूशन बताता है, और जिसकी वो काउंसलिंग कर रहा होता है वो खामोश हो जाता है, वो उसको सुनता है, काउंसलर को सुनता है, तो उसको हम डायरेक्टिव काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है,
ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 877 870 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टिव काउंसलिंग का। इसकी एक्सप्लेनेशन 3 इसकी टाइप्स हैं, डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और इलेक्टिव काउंसलिंग। ये मैंने तमाम तर लिखी हुई है, ठीक है, और मैंने आपको बता भी दिया किसको डायरेक्टिव काउंसलिंग कहते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड, ऐसी तालीम या ऐसी एजुकेशन जो हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या से हासिल करें उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, जिसका कोई टाइम पीरियड भी होता है, जिसके कोई गोल्स भी होते हैं, जिसके कोई मकासद भी होते हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से यानी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से हासिल की जाती है, उसको हम फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। नॉन फॉर्मल क्या होती है और इनफॉर्मल भी क्या होती है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। तमाम तर क्वेश्चन फाइल में मौजूद है। ये क्वेश्चन भी 298 नंबर क्वेश्चन, स्कूल इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, क्योंकि स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, ये फॉर्मल एजुकेशन में आता है। फॉर्मल एजुकेशन रेफर आ स्ट्रक्चर लर्निंग प्रोग्राम प्रोवाइडिंग बाय स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस, ऐसी तालीम जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से हासिल की जाए उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, जिसका कोई टाइम पीरियड भी होता है, कोई गोल्स भी होते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेडागोजी का पोर्शन ईएससी का हम कर रहे हैं। लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस इज कॉल्ड, बिल्कुल जो है ये असेसमेंट से क्वेश्चन लिया गया और मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस इज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, मेजरमेंट। सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन जो मेजरमेंट में आता है। आपको टेस्ट असेसमेंट और इवैल्यूएशन का भी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन इसी फाइल में बिल्कुल सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 287 आप चेक कर लें, 287 बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम हासिल करेंगे वो भी मेजरमेंट में आएगा, क्योंकि मेजरमेंट जो होती है वो क्वांटिटी होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती, क्वांटिटी होती है, नंबर्स में होती है, ठीक है, क्वांटिटी फॉर्म में होती है, जिसमें हम जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हासिल करते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, which one of the following plays a vital role in attaining the aims and objectives of education is called, जो हम ऑब्जेक्टिव हासिल करते हैं, एम्स हासिल करते हैं, वो इसका वाइटल रोल होता है उसमें, तो वो करिकुलम होता है। करिकुलम जो है इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, ठीक है। सी इज द राइट ऑप्शन। करिकुलम के हवाले से भी अलग टॉपिक्स, एजुकेशनल करिकुलम के एमसीक्यूज भी अलग टॉपिक करके बनाए गए हैं। व्हाट इज करिकुलम, ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। करिकुलम से इसी जो स्लाइड है, इधर से 2 क्वेश्चन लास्ट पेपर में रिपीट भी हुए हैं। करिकुलम जो है वो किस से निकला है, लैटिन वर्ड से निकला है, इसके मीनिंग क्या है, कोर्स ऑफ स्टडी है, ठीक है, इसको ब्लॉक पेन भी कहते हैं। ये तमाम तर एक्सप्लेनेशन जो है वो इसी फाइल में मौजूद है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू अ स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड। ये एजुकेशन रिसर्च से क्वेश्चन आया हुआ है कि जिसमें हम पास्ट की स्टडी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं, उस रिसर्च को हम कहते, अगर पास्ट का लफ्ज आ जाए उस रिसर्च को हम कहेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है। बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। जिस रिसर्च में, जिस क्वेश्चन में पास्ट से रिलेटेड चीजें आ जाएं उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च के हवाले से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, बिल्कुल सेम। कर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट इवेंट और एक्सपेरिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट और करंटली, यानी कि इसमें कोई करंटली नहीं होता, इसमें बस पास्ट की चीजें होती हैं, पास्ट का एक्सपीरियंस, पास्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल रिसर्च की। अगर आप एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो आपको बहुत सी चीजें जो है वो वाजिया हो जाएंगी। इसकी स्टेप कौन कौन सी, हिस्टोरिकल रिसर्च के, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, कलेक्शन डाटा, ये तमाम चीजें इसी फाइल में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच रिसर्च विल डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड। ऐसी रिसर्च जिसमें हम 2 वेरिएबल का रिलेशनशिप चेक करते हैं उसको हम कोरिलेशनल रिसर्च कहते हैं, कोरिलेट कर देना। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। 625 नंबर क्वेश्चन, इन विच रिसर्च
वी डिफाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कोरिलेशन रिसर्च। इसकी आप पॉज करके इसकी आप टाइप्स भी पढ़ें। इसकी सम टाइप्स हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, नल कोरिलेशन, ये तमाम तर कोरिलेशन की टाइप्स भी हैं और इसको हम क्या क्या कहते हैं, ये कौन कौन सा डिफरेंस, कौन कौन सा रिलेशन जो है ये डिफाइन करती है, तमाम तर चीजें इसी फाइल में मौजूद हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स गिविंग स्टूडेंट चॉइस एंड इन्वॉल्विंग देम इन डिसीजन मेकिंग, तो उसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक अप्रोच। डेमोक्रेटिक ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। डेमोक्रेटिक जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें सब स्टूडेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, सबको फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है, सब पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको हम कहेंगे डेमोक्रेटिक अप्रोच कहते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, टेस्ट दैट मेजर्स आउटकम ऑफ द स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए अचीवमेंट टेस्ट, ए इज द राइट। अचीवमेंट टेस्ट ऐसे टेस्ट को कहते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स की स्किल, स्टूडेंट्स के नॉलेज, स्टूडेंट्स की वैल्यूज को जो है वो मेजर करते हैं या स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स को मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं, कोरिलेशन टेस्ट भी होते हैं, क्राइटेरियन भी टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज भी टेस्ट होती हैं। ये तमाम तर जो टेस्ट हैं ये स्टैंडर्ड जो है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन टॉपिक में मौजूद हैं। 10 क्वेश्चन आपको इधर से आएंगे असेसमेंट वाले टॉपिक से। ये क्वेश्चन 339 क्वेश्चन चेक कीजिएगा। टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, एन अचीवमेंट टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ डेवलपमेंट स्किल्स और नॉलेज। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट डेवलप्ड बाय मेजर स्किल्स एंड, यानी कि ऐसा टेस्ट जिसमें हम स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम को, स्टूडेंट्स की स्किल को, स्टूडेंट्स के नॉलेज को मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये मोस्टली जो है ये स्कूल में यूज्ड होता है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच सैम्पलिंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक that select units based on their relevance to the research objective। ये रिसर्च का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विच सैम्पलिंग टेक्निक, ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक जिसमें जो है हम यूनिट सेलेक्ट करते हैं ऑन द बेस ऑन देयर रेलिवेंस। ठीक है, अपने ही रेलिवेंस से रिलेटेड या अपने ही रिलेशन से रिलेटेड लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक है, इसको हम जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है पर्पसिव सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, आप क्वेश्चन चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 675 क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग। मैं पहले भी बता चुका हूं, पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग दोनों सेम नाम है। रिसर्च believe that some objectives are more fit of his her research and on basis of his her personal judgment. Sample that is selected purposefully we also called selective और subjective sampling। in simple word purposive sampling होती क्या है? ऐसी ये नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक, एक प्रोबेबिलिटी टेक्निक है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी में भी 4 टाइप्स हैं और प्रोबेबिलिटी में भी 4 टाइप्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च का, इधर से एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है सैम्पलिंग में से। अभी उन्होंने पर्पसिव सैम्पलिंग के बारे में पूछ लिया। तो ऐसी सैम्पलिंग जिसमें हम अपने कोई पर्सनल बंदा, फॉर एग्जांपल हमें डाटा कलेक्ट करना है, रिसर्च करनी है, तो हमें पता है यार मेरा जो दोस्त फलां यूनिवर्सिटी में या स्कूल में या कहीं भी है, मेरा दोस्त है, मेरा रेलिवेंट है, मुझे पता है उसके पास मेरे टॉपिक से रिलेटेड मवाद, चीजें या नॉलेज मौजूद है, तो मैं अपनी पर्सनल बेस पे, अपनी ही पर्सनल जजमेंट पे मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा डाटा कलेक्शन के लिए। ठीक है, यानी कि अपनी ही बेस पे, अपनी ही रेलिवेंस पे किसी बंदे को सिलेक्ट कर लेना जिसके बारे में आप जानते हो कि हाँ मैं इसके पास जाऊंगा मुझे डाटा मिल जाएगा, तो उसको हम कहते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर था। मैंने कोशिश की है आपको तफसीलात के साथ तमाम तर चीजें बताई हैं।
आई होप कि आपको ये पेपर भी समझ आया होगा। वीडियो लंबी हो गई है, मैं तेजी के साथ बोल रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, फिर भी वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन तफसील के साथ बताइए। इंशाल्लाह मैं मुतअद्दिद पास पेपर भी शेयर करूंगा। अगर आपको ये फाइल चाहिए आप खुद चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन जो है इस फाइल में मौजूद हैं। ये दो तरह की जो है वो फाइल है, एक तो है पेडागोजी, ठीक है, और दूसरी है जनरल नॉलेज। पेडागोजी और जनरल नॉलेज, क्योंकि 50 एमसीक्यूज आपको पेडागोजी से आने हैं, 50 आपको जनरल नॉलेज से आने हैं, ठीक है। 6500 एमसीक्यू की ये फाइल हमारे पास मौजूद है और इसमें 5 साल के पास्ट पेपर भी मौजूद हैं। हमारी ये गारंटी होगी अगर आप इसको एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे। इंशाल्लाह हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, उसमें भी हम डेली डाटा जो है वो जरूर अपलोड करेंगे। आप एक अच्छा स्कोर गेन करेंगे। हमारा काम है अच्छा कंटेंट देना, अच्छा मौका देना। अगर आपको ये फाइल चाहिए 0303 90 99 856 0313 4745 525, ये हमारे 2 नंबर हैं, दोनों व्हाट्सएप पे मौजूद हैं। इसमें तमाम तब चीज़ें आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। पास पेपर के हवाले से भी 5 साल पास पेपर भी हैं और 6500 एमसीक्यू इस फाइल में मौजूद हैं, जिसकी आप ईएससी जनरल की मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। और पेडागोजी की फाइल भी अलग हमारे पास मौजूद हैं डिफरेंट पोस्टों के लिए, जो साइंस मैथमेटिक्स ईएससी की हैं, उसमें भी पेडागोजी का पोर्शन है, वो भी फाइल हमारे पास मौजूद है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह पास पेपर से रिलेटेड होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।